हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश यादव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सक्सेस अड्डा फॉर यू। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने मानव नेत्र के बारे में डिस्कस किया था और आशा करता हूं कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोगों ने अच्छे तरीके से उसको देखा भी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, जो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से देखा। आज देखिए हम क्या कर रहे हैं कि एनटीपीसी की एक नए सिरे से साइंस की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। साइंस स्पेशल एक नए तरीके से स्टार्ट की जा रही है, जिसमें हमारा आज का पहला टॉपिक होगा मापन। फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। मापन क्या होगा? पहला टॉपिक मापन। इसी को कहा जाता है मेजरमेंट। मेजरमेंट रेलवे, आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, इन सब के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। साथ ही साथ जो हमारे दोस्त, जो हमारे मित्र, जो हमारे भाई बंधु तैयारी कर रहे हैं यूपी आरविनल, यूपी पीसीएल, डीएमआरसी, एलएमआरसी, उनके लिए भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके टेक्निकल में भी आता है। सो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है ये क्लास। आप सभी इसको आराम से देखिए, अच्छे से देखिए। कुछ बेसिक चीज़ें भी मैं डिस्कस करूंगा, तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है ना। बेसिक से स्टैंडर्ड लेवल पर चलेंगे। चलिए सबसे पहले जानते हैं क्या है मापन, मेजरमेंट क्या है। सो किसी भी राशि का उसके एक निश्चित परिमाण से तुलना करना मापन कहलाता है, ठीक है बच्चों। ये डेफिनेशन एग्जाम में कभी पूछी नहीं जाएगी, बस आप लोग जानकारी के तौर पे इसको जानते रहें। मापन क्या है? किसी राशि का एक निश्चित परिमाण से तुलना करना क्या कहलाता है? मापन कहलाता है, ठीक है। मापन करते किसका है? तो आप कहोगे सर राशियों का करते हैं। किसका करते हैं हम? राशियों का मापन किया जाता है, ठीक। अब ये राशियां कितने प्रकार की होती हैं? राशियों का मापन होता है और ये राशियां कितने प्रकार की होती हैं? तो आप कहोगे ये राशियां अगर मात्रक के आधार पे देखें, अगर मात्रक के आधार पे देखें तो दो प्रकार की। कौन कौन सी? मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां। और अगर हम इनको दिशा एवं परिमाण के आधार पर देखें, दिशा एवं परिमाण के आधार पर देखें तो भी ये दो प्रकार की होती हैं। एक आपकी होगी अदिश राशि और दूसरी होगी सदिश राशि। सदिश राशि, ठीक है। तो हमने देखा कि राशियां मुख्यतः अगर मात्रक के बेसिस पर चेक करेंगे तो दो प्रकार की, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। और दिशा के आधार पर अगर चेक करेंगे तो अदिश राशियां और सदिश राशि, दो प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। दिशा और परिमाण के आधार पे भी दो प्रकार की और मात्रक के आधार पे भी दो प्रकार की होती हैं। क्लियर है? चलिए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मात्रक के आधार पे जो राशियां पाई जाती हैं उनमें नंबर 1 पे जो है, जिसे मूल राशियां कहते हैं, उसके बारे में। तो क्या है मूल राशियां, और इसके बारे में और भी डिटेल में जाना जाएगा। जिन्होंने नया नोट्स बनाना है, जो बच्चे अभी नए हैं जो प्रिपरेशन करने के क्षेत्र में, वो इन चीज़ों को ज़रूर नोट करते चलें, ठीक है। हाँ, तो मूल राशियां कुल कितनी होती हैं? तो आप कहोगे सर कुल 7 होती हैं। कौन कौन सी? पहली लंबाई, दूसरी द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा ताप, पांचवा विद्युत धारा, छठा ज्योति तीव्रता, और सातवां पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। तो ये 7 राशियां हैं, इन्हीं में हम चीज़ों का मापन। जैसे अगर किसी वस्तु की लंबाई नापनी है कि वो कितनी है, तो पहली राशि हुई लंबाई मापने के लिए। फिर किसी का वजन करना है तो उसके लिए द्रव्यमान। अगर किसी टाइम का मेजरमेंट तो वो समय है ना, गर्म है या ठंडा है उसके लिए टेम्परेचर। विद्युत धारा तो आप जान ही रहे हैं।
फिर कोई कितनी चमक है ना, उसको ज्योति तीव्रता। फिर कोई पदार्थ है जो कि केमिकली कंपाउंड्स जो होते हैं उनकी मात्रा नापने के लिए हम पदार्थ की मात्रा के नाम की राशि का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए इन राशियों के मात्रक होते हैं, इन राशियों के क्या होते हैं, मात्रक, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, तो मूल राशियों के मात्रक को ही हम क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। और लंबाई का मात्रक क्या होता है, तो आप कहोगे मीटर। ठीक, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ठीक है, ताप का सेल्टीग्रेड या केल्विन, सेल्टीग्रेड या केल्विन दो होता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम केल्विन को ही लेते हैं। तो इसीलिए ताप का अगर कहीं आपको मात्रक लिखना है तो आप केल्विन रखिए, और केल्विन को हमेशा कैपिटल रखा जाएगा, कभी भी स्मॉल नहीं रखा जाता। क्यों, क्योंकि जितने भी मात्रक ऐसे बनते हैं जो साइंटिस्ट के नाम पे हो, जैसे एम्पियर हो गया या न्यूटन हो गया या केल्विन हो गया या जूल हो गया या कूलाम हो गया, तो उनका जो पहला लेटर होता है उसको कैपिटल में लिखा जाता है और पहले ही लेटर से उनके मात्रक का हम डिनोशन करते हैं। ठीक है ना, उसी से इसको डिनोट किया जाता है। चलिए, विद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, ज्योति तीव्रता का हो जाएगा आपका कैंडला, CD, कैंडला, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला, और पदार्थ की मात्रा को हम लिखते हैं मोल में। ठीक है ना, तो ये हमारे 7 राशियां हुई और ये इनके मात्रक हुए। इनमें से मीटर को जब भी हम विमीय पद्धति में लिखते हैं तो उसको L से रिप्रेजेंट करते हैं, द्रव्यमान को M से, और समय को T से, ताप को K से। इतनी ही चीज़ें आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करनी होती है। जब भी आप विमा पढ़ेंगे तो MLT से ही मोस्टली आ जाते हैं, थीटा वगैरह का बहुत ही कम यूज़ किया जाता है, और इन्हीं से आपको सारे क्वेश्चन लगभग बन जाते हैं। लेकिन केल्विन को भी आप ध्यान में रखते रहिए। ठीक है ना, तो इसको आप थोड़ा सा याद रखेंगे कि मीटर के लिए L, किलोग्राम के लिए M और टाइम के लिए T लिया जाएगा, क्योंकि यहीं से विमा का आपको बेस मिलेगा, यहीं से विमा की स्टार्टिंग की जाएगी। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपने देखा मूल राशियों की संख्या कितनी है, 7। वो कौन कौन सी हैं, तो पहली लंबाई, दूसरी द्रव्यमान, तीसरी समय, चौथी ताप, पांचवी विद्युत धारा, छठी ज्योति तीव्रता और सातवां पदार्थ की मात्रा। ठीक, फिर इनके हमने मात्रक देखे और किस किस से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ये चीज़ें भी हमने डिस्कस की। ठीक है, अब नंबर आता है जो दूसरे टाइप की राशियां होती हैं, जिनको हम कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां। चलिए देखते हैं क्या है व्युत्पन्न राशियां। तो वह राशियां जो 2 या 2 से अधिक मूल राशियों के गुणा अथवा भाग से प्राप्त होती हैं, उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। ठीक है, इनकी संख्या निश्चित नहीं है, इनकी संख्या निश्चित नहीं है, ये घट और बढ़ सकती हैं, इनकी कोई फिक्स संख्या नहीं है। तो कैसे व्युत्पन्न राशियां हम फाइंड आउट करते हैं, कैसे व्युत्पन्न राशियां हम फाइंड आउट करते हैं, व्युत्पन्न राशियां कैसे प्राप्त करते हैं, देखेंगे हम एक छोटे छोटे एग्जाम्पल लेकर। चलिए, अगर आपको लंबाई का मेज़रमेंट करना हो तो आप सीधा सीधा लंबाई ले लेते हैं, समय का अगर मेज़रमेंट करना हो तो आप सेकंड ले लेते हैं, या लंबाई के लिए मीटर, समय के लिए सेकंड। लेकिन वहीं अगर आपको चाल का मेज़रमेंट करना हो तो उसमें आपको 2 मूल राशियों की आवश्यकता पड़ती है, किसकी किसकी, लंबाई और समय की। ठीक है ना, तो चाल बराबर क्या होता है, आप कहोगे चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अब यहाँ पर चाल जो है यह व्युत्पन्न राशि है, दूरी क्या है, मूल राशि, और समय क्या है, मूल राशि। तो आपने देखा दूरी और समय का क्या हुआ, भाग हुआ, और हमें तीसरी राशि कौन सी मिल गई, चाल, और इसी को क्या कहेंगे, व्युत्पन्न राशि। ठीक है ना, जिस तरीके से मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक बताया गया था, उसी प्रकार से व्युत्पन्न राशियों के जो मात्रक होते हैं इन्हें हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। क्लियर है,
व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक, तो चाल का मात्रक क्या होगा आप सभी जानते हैं। दूरी का क्या होता है भैया, मीटर होता है, और समय का क्या होता है, सेकंड होता है। तो इसको हम मीटर प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं, एक मात्रक क्या लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड, या इसी को हम लिख सकते हैं मीटर इंटू सेकंड इनवर्स। ये दोनों ही मात्रक किसके हैं, चाल के हैं। ये दोनों ही मात्रक किसके हैं, चाल के हैं, और इन मात्रक को क्या कहा जाता है, व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। ठीक है ना। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, आपको चाल दे देगा, समय दे देगा, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, और पूछेगा बताइए निम्नलिखित में से कौन सी व्युत्पन्न राशि है, तो आपका सही आंसर क्या होगा, चाल हो जाएगा। क्लियर है। इस तरीके से और भी चीज़ें हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। जैसे अगर आप बात करते हैं त्वरण की, किसकी बात करते हैं, त्वरण की। ठीक है ना। तो त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। मतलब हम इसको लिख सकते हैं वेग और बटा समय लिख सकते हैं या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। तो वेग का मात्रक क्या होता है, वेग का मात्रक क्या है, आप कहोगे सर मीटर प्रति सेकंड, और समय नीचे सेकंड बटे में था, ये ऊपर जाएगा सेकंड से मल्टीप्लाई कर लेगा तो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक हो गया, त्वरण का मात्रक हो गया। ठीक है ना। और ये कैसा मात्रक होगा, तो आप कहोगे व्युत्पन्न मात्रक होगा। क्लियर है। तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब अगर मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां हो गई हैं तो हम चर्चा कर लेते हैं जो हमारी अदिश और सदिश राशियां बच रही हैं उनके बारे में। ठीक है ना। फिर उसके बारे में आपके साथ विमा पे भी डिस्कस किया जाएगा। ठीक है। चलिए, तो हमने बताया था आपको कि दिशा और परिमाण के आधार पर भी राशियां दो प्रकार की होती हैं। पहला होगा अदिश और दूसरा सदिश। ठीक है ना। अब अदिश राशियां क्या हैं, ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें क्या कहते हैं, हम अदिश राशियां कहते हैं। क्या कहते हैं, अदिश राशियां कहते हैं, और इन्हीं को हम स्केलर क्वांटिटीज भी कहते हैं। ठीक है ना। हाँ, तो ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, उन्हें हम अदिश राशियां कहते हैं। अ मतलब ना हो और दिश मतलब दिशा, ऐसी राशि जिसमें दिशा ना हो उसे क्या कहा जाएगा, अदिश कहा जाएगा। जैसे हमारी जितनी भी मूल राशियां हैं सब की सब क्या हैं, अदिश राशियां हैं। सो आपको बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। मूल राशियों में जितनी भी राशियां आ रही हैं सब की सब कैसी राशियां हैं, अदिश राशियां हैं। जैसे आप ले लीजिए लंबाई ले लीजिए, या फिर आप यूँ कहिए दूरी हो गया, समय हो गया, चाल हो गया, है ना। ये सारी राशियां क्या हैं, तो ये सब जितनी भी एटसेट्रा एटसेट्रा जितनी भी आएंगी सब क्या हैं, अदिश राशियां हैं। क्लियर। अब सदिश राशियां क्या होंगी, ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा के साथ साथ परिमाण की भी आवश्यकता हो, अन्यथा आप कह सकते हैं कि परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता हो, उसको क्या कहते हैं, सदिश राशियां कहते हैं। ठीक है ना। तो समझिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल समझिए कि सदिश राशियां कैसे हम समझ पाएंगे कि कोई राशि सदिश है। अगर वो डायरेक्शन पर डिपेंड करती है, जैसे अगर आप विस्थापन की बात करते हैं, अगर आप बात करते हैं विस्थापन की, तो विस्थापन क्या होता है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा या 8th क्लास में पढ़ा होगा कि किन्हीं दो बिंदुओं के कोई दो पॉइंट ले लीजिए और इनके बीच की कोई एक स्थिति हो, यहाँ हो, यहाँ हो या यहाँ हो, कोई एक स्थिति हो, उसे क्या कहा जाता है, तो आप कहोगे उसे विस्थापन कहा जाता है। ठीक है ना। तो विस्थापन दिशा पे कैसे डिपेंड करता है, देखिए मान लीजिए ये आपका वेस्ट है और ये ईस्ट है। पहले आप 10 मीटर
ये इसकी दूरी 10 मीटर है तो 10 मीटर आप ईस्ट में जाते हैं, ठीक है ना, और फिर 5 मीटर लौटकर आप वेस्ट में आ जाते हैं, मतलब आप यहाँ पहुँचे, ठीक। तो अब आपकी पोजीशन क्या है इन दोनों पॉइंट के बीच में, इन दोनों पॉइंट के बीच में आपकी पोजीशन क्या है, तो आप कहोगे सर 5 मीटर। क्या पोजीशन है आपकी, 5 मीटर। तो बताइए दिशा पे डिपेंड कर रही है या नहीं, बिल्कुल कर रही है, क्योंकि अगर आप यही डायरेक्शन ना चेंज किए होते, 5 मीटर और ईस्ट में चले जाते, तो अब आपकी पोजीशन क्या होती, 15 मीटर की। कितनी होती, 15 मीटर की, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि विस्थापन एक प्रकार की सदिश राशि है जो दिशा पर डिपेंड करती है। विस्थापन के साथ साथ अगर आप वेग की बात करेंगे तो वेग भी आपकी कैसी राशि होगी, सदिश राशि होगी। और ऐसी बहुत सारी राशियां हैं जो सदिश हैं, जिनमें जैसे बल की बात आप कर लें, या त्वरण की बात करते हैं, या वेग की बात करते हैं, या विस्थापन की बात करते हैं, तो ये सभी राशियां कैसी हैं, सदिश राशियां। क्यों, क्योंकि ये सभी डायरेक्शन पे डिपेंड करती हैं। अगर आप बच्चों गलत दिशा में बल लगाओगे तो कार्य नहीं होगा, है ना। जैसे घर से आपको गार्जियन ने पढ़ने के लिए भेजा और आप मोबाइल लेके पूरा दिन मेहनत करते हैं, लेकिन पढ़ने में नहीं, पिक्चर देखने में। तो मेहनत तो आप कर रहे हैं, वर्क तो आप कर रहे हैं, लेकिन आपकी डायरेक्शन नहीं सही है, तो इससे उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं मिलेगा। क्लियर है। तो ऐसी राशियां जिनमें दिशा का भी इम्पॉर्टेंट रोल हो, जिनमें दिशा भी बहुत महत्वपूर्ण बात रखती हो, उसको हम क्या कहेंगे, सदिश राशियां कहेंगे। क्या कहा जाएगा, सदिश राशियां कहा जाएगा, ठीक है ना। तो राशियां हमने देखा कि मात्रक के आधार पे 2 प्रकार की, कौन कौन सी, मूल और व्युत्पन्न, और फिर दिशा और परिमाण के आधार पे कितनी, 2, जिनको हम क्या कहेंगे, अदिश और सदिश राशियां। और हमने कुछ अदिश और सदिश राशियों के नाम भी लिए यहाँ पे, ठीक है ना। बहुत सारे ट्रिक्स हैं, बाबूजी घर में हैं, तमाम सारी ट्रिक्स हैं जिनसे आप ये जान पाएंगे ये अदिश राशि है, ये सदिश राशि है। लेकिन मैं कहता हूँ आप कॉन्सेप्ट को लेकर चलिए, ट्रिक को लेकर चलेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वही वर्ड बार बार रिपीट हो, ठीक है ना। वैसे भी मैंने आपको बता दिया जितनी भी मूल राशियां हैं सबकी सब क्या हैं, सबकी सब आपकी अदिश राशियां हैं, ठीक है। और इनसे जितनी भी व्युत्पन्न राशियां बनती हैं, इन अदिश राशियों से जितनी भी व्युत्पन्न राशियां बनती हैं, वो सबकी सब क्या हो जाएंगी, अदिश हो जाएंगी। इस बात पे भी आप ध्यान देंगे, है ना। हाँ, तो इस बात को आप ध्यान देंगे। चलिए अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो होगा आपका विमा। यहाँ से एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं, विमा से एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। एनटीपीसी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि उसमें कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल फिक्स होते हैं कि विमा से आने ही आने हैं। रेलवे में, एनटीपीसी में विमा सबसे चहीता टॉपिक है आरआरबी का, सो इसको आप ज़रूर ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखते हैं विमा क्या होती हैं। अगर कोई एक शब्द में आपसे पूछे विमा क्या है तो आप कहोगे सर विमा घाते हैं। क्या हैं, घाते हैं, पावर्स हैं, ठीक है ना। तो ये घाते कहाँ लगाई जाती हैं, आप कहोगे विमा वे घाते होती हैं जो किसी व्युत्पन्न मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाई जाती हैं। तो विमा हमेशा किस पे लगाई जाती हैं, घाते हमेशा किस पे लगाई जाती हैं, आप कहोगे सर मूल मात्रकों पर, ठीक है ना। और किसको व्यक्त करने के लिए लगाई जाती हैं, तो व्युत्पन्न मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाई जाती हैं, ठीक है ना। उन्हीं घातों को क्या कहते हैं, हम विमा कहते हैं, ठीक। चलिए विमा निकालने के लिए या विमीय सूत्र प्राप्त करने के लिए, विमीय सूत्र निकालने के लिए अभी मैंने आपको बताया कि आपको 2-3 बातें याद रखनी होंगी कि लंबाई को हम L से रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर समय को T से रिप्रेजेंट करेंगे, और द्रव्यमान को M से रिप्रेजेंट करेंगे। इन्हीं से आपका काम बन जाता है। केल्विन, थीटा, इनकी सबकी बहुत रेयर केस में ज़रूरत पड़ती है, तो जब वह कंडीशन आएगी तो मैं उसको एक्सप्लेन करके बता दूंगा, ठीक है ना। अभी अगर आज ही मैं आपको ढेर सारे विमीय सूत्र करवा दूं तो वो रटना हो जाएगा और आप रट नहीं पाएंगे। तो जैसे जैसे मैं टॉपिक पढ़ाता चलूँगा सबके विमीय सूत्र, सब अदिश राशियाँ हैं या सदिश राशियाँ हैं, है ना, सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करता चलूँगा 1 बाय 1। अभी आप समझ लीजिए कि विमीय सूत्र निकाला कैसे जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो मैंने बताया कि विमीय सूत्र क्या है, एक व्यंजन है, सॉरी एक व्यंजक है, एक व्यंजक है ना।
एक व्यंजक है, एक फॉर्मूला है। किसका व्यंजक है? जो कि व्युत्पन्न मात्रक को दिखाने के लिए, ड्राइव्ड यूनिट को दिखाने के लिए मूल मात्रकों पर लगाया जाता है। ठीक, अब इसके लिए सबसे पहले आपको कोई व्युत्पन्न राशि चाहिए। जैसे आपसे कभी नहीं पूछेगा कि आप दूरी की विमा बताओ, किसी भी एग्जाम में ये नहीं पूछता कि दूरी की विमा बताओ, किसी भी एग्जाम में ये नहीं पूछता कि आप समय की विमा बताओ। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि ये सभी मूल राशियां हैं और मूल राशि की सिर्फ एक विमा होगी, कहने का मतलब सिर्फ सिंगल यूनिट होगी, जैसे एल हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपसे कभी नहीं पूछेगा, हमेशा आपसे ऐसी राशियों के बारे में पूछेगा जो व्युत्पन्न राशियां हों। जैसे पूछ लिया गया चाल की विमा बताओ। सो मोस्टली स्टूडेंट को पता होगा और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, तब तक मैं आपको निकालना बताता हूँ। ठीक है ना, जो स्टूडेंट नए हैं या जिन्होंने इंटरमीडिएट में विमा नहीं पढ़ा है, जो इंटरमीडिएट जिन्होंने आर्ट साइड से किया, उनके लिए ये क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बेसिक तरीके से आप देखिए। तो चाल की अगर आपसे विमा पूछता है या विमीय सूत्र पूछता है तो कैसे निकालेंगे? आप जानते हैं चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय, है ना। समय का मात्रक, दूरी का मात्रक क्या होगा? आप कहोगे सर मीटर और समय का मात्रक क्या होगा? सेकंड। ठीक है ना। अब खास बात क्या याद रखनी है, जब भी आप विमीय सूत्र निकालोगे तो सभी मात्रक को, ध्यान से नोट करना है इसको, सभी मात्रक को, जैसे ये मीटर है, सेकंड है, सभी मात्रक को गुणा में रखेंगे। किस में रखेंगे? गुणा में रखेंगे। क्लियर है? कोई भी मात्रक बटे में नहीं रहेगा। ठीक है। अब अगर नीचे सेकंड है, इसको मीटर के साथ गुणा में हमें रखना है, तो हम क्या लिख सकते हैं? आप कहोगे सर मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स लिख सकते हैं। लिख सकते हैं या नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए आप, मीटर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? एल, लेंथ से, है ना। तो इसको हमने लिख दिया एल। समय को किससे? टी से, है ना। और समय की पावर -1 लगी है तो टी की पावर हमने क्या लगा दी? -1 लगा दी। और इस तरीके से हमारा विमीय सूत्र तैयार हो गया, LT टू दी पावर -1। क्लियर है? समझ में आया? बहुत ही इजी वे में मैंने आपको बताया है, बहुत ही सिंपल तरीका है और आसानी से आप किसी के भी विमा निकाल सकते हैं, किसी का भी विमीय सूत्र फाइंड कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और इसको समझ लीजिए। कई बार एग्जाम में LT टू दी पावर -1 नहीं देता, ठीक है ना, या देगा तो इसको चौथे ऑप्शन में दे देगा। और कंप्यूटर स्क्रीन पे जब आप बैठेंगे तो चौथा ऑप्शन सबसे नीचे होता है, स्क्रॉल बार से जब आप नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तब आपको मिलेगा। तो कई बार गलती क्या करते हैं हम लोग, LT टू दी पावर -1 के चक्कर में गलती कर जाते हैं हम लोग, है ना। कई बार ये ऑप्शन नहीं देता, तो ऑप्शन क्या देता है? देखिए ध्यान से देखिएगा आप लोग। अगर हम बात करें MLT इन तीनों की, तो तीनों ऑप्शन कभी कभी देता है जिसमें M की पावर क्या होती है? 0, L और T की पावर क्या होती है? 1। ठीक है ना। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि कोई भी वैल्यू हो मान लीजिए 100 है, अगर इसकी पावर 0 कर दी गई तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो इसी तरीके से अगर m की पावर हम 0 कर देते हैं तो इसका मतलब m की वैल्यू क्या हो गई? 0 है, यहाँ पे पावर 0 है, कहने का मतलब ये यूनिट हो जाता है और ये इस राशि में भाग नहीं लेता है। ठीक है ना, ये लिखा भी होता है लेकिन इसमें भाग नहीं लेता है, कहने का मतलब ये सिर्फ LT टू दी पावर -1 ही होता है। क्लियर है? तो कभी कभी आपको इस फॉर्म में मिलता है, कभी कभी एग्जाम में आपको इस फॉर्म में मिलता है, तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे कि जहाँ m की पावर 0 LT टू दी पावर -1 लिखा होगा वो आपका सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए एक और हम राशि ले लेते हैं, एक और विमीय सूत्र बताते हैं आपको। अगर आप बात करते हैं दाब की, या दाब ना लें, पहले आप ले लीजिए त्वरण। क्या ले लें? त्वरण। ठीक है ना। त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण बराबर अभी मैंने आपको बताया वेग परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे? त्वरण। और त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो आपको अभी बताया था मैंने, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यही तो होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर।
अब हम देखेंगे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को गुणा में लिखना है, तो क्या लिखेंगे हम, मीटर इंटू सेकेंड की पावर -2, यही तो लिखेंगे। अब मीटर के लिए क्या लिखते हैं हम, L लिखते हैं, सेकंड के लिए क्या लिखते हैं, T लिखते हैं, और पावर माइनस क्या लगा देते हैं 2, तो ये बन गया आपका त्वरण का विमीय सूत्र LT⁻²। ठीक है ना। इसी को एक और वे में लिख सकते हैं, क्या आप कहोगे m⁻0 LT⁻²। ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम आसानी से विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। ठीक है ना। त्वरण, अब अगर यहीं आप बात करें बल की तो बल का मात्रक क्या होता है, अगर मात्रक आपको नहीं याद आ रहा है तो बल का आप व्यंजक निकाल सकते हैं। बल बराबर क्या होता है बच्चों, तो आप कहोगे द्रव्यमान गुणा त्वरण, होता है या नहीं। अब देखिए त्वरण का मात्रक आपके सामने है, क्या लिखा हुआ है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इंटू द्रव्यमान के लिए क्या होता है, तो द्रव्यमान के लिए आप कहोगे सर किलोग्राम होता है ना। अब किलोग्राम को मैंने बताया था किस में लिखेंगे हम, एम में लिखेंगे, तो हमने क्या लिख दिया, एम लिख दिया। एम किसके साथ मल्टीप्लाई में है, मीटर के साथ में, तो मीटर को क्या लिखेंगे, एल। फिर क्या है, अब सेकंड इनवर्स, देखो यही वाला फंक्शन आपको उठा के रखना है, इसको अप करना है, तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा, -2 हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटू T⁻² लिख सकते हैं या नहीं। अब इन सबको एक साथ अगर लिखें हम तो क्या हो जाएगा, mLT⁻²। ठीक है ना, निकल रहा है आसानी से, समझ में आ रहा है। सो इस तरीके से हम और भी विमा के बारे में डिस्कस करेंगे अपने अगले लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही, और बहुत ही सॉफ्टली, बहुत ही ईजिली मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है। आप इस पे और भी प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए, हमें कमेंट कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए सक्सेस अड्डा पे, आप डेफिनेटली सक्सेस होंगे। चलिए, तो आप सभी स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। जय हिंद।